हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने आज का चैप्टर नंबर 12, विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। बच्चों, जब हम कहते हैं विविधता या फिर डाइवर्सिटी, इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत प्रकार की चीजें हैं। अब वो किस किस प्रकार के, ये तो हमें पढ़ना पड़ेगा हमारे एक्सपर्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपके समाज का अध्याय नंबर 12। आपके अध्याय नंबर 12 का नाम है विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। बच्चों, यहाँ से ना आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन शुरू होता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इतिहास पढ़ा था, उससे पहले हमने भूगोल पढ़ा था। अब बच्चों हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जहां पे हम लोग अपने सरकार के बारे में समझेंगे, अपने देश को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे डाइवर्सिटी, विविधता आपको समझ में आ रहा है इस पूरे अध्याय में हम लोगों ने किसके बारे में चर्चा की होगी। चलिए देखते हैं। देखिए, हमारे ग्रह पर असंख्य लोग हैं जिनमें प्रत्येक की विशिष्ट भाषा, परंपराएं एवं पहचाने। बच्चों देखिए, हमारे ग्रह पर ना बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, आप उन्हें गिन भी नहीं सकते। ठीक है, देखिए इनमें क्या होता है, हर मनुष्य की एक अलग भाषा है, उसकी अलग एक परंपरा है, उसकी अपनी एक अलग खुद की पहचान है। ठीक है, यह असीम सृजनात्मकता का स्रोत है जिससे हमारा जीवन सुखद बनता है। बच्चों देखिए, ये ना हमारे सृजन का बहुत ही अद्भुत नमूना है, बहुत ही अद्भुत उदाहरण है कि हम सब अलग होते हुए भी एक हैं। ठीक है, वैश्वीकरण के इस युग में क्या हम इस संपदा को नकार सकते हैं या इसे अनदेखा कर सकते हैं। ज्ञान एवं विकास में संस्कृति का महत्व 50 वर्षों से भी अधिक समय से विकासात्मक शोध का महत्वपूर्ण विषय रहा है। तो बच्चों देखिए, ये कौन सा युग चल रहा है, वो हमारे वैश्वीकरण का युग चल रहा है। तो इस वैश्वीकरण में बच्चों हम अपने इस संपदा को नकार नहीं सकते या अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, विभिन्न भेदों के होते हुए भी हम सभी को स्वयं को एक महसूस करना चाहिए। यहाँ तक कि भारतीय संविधान में भी हर किसी को अपने धर्म, भाषा व संस्कृति का पालन व विकास करने की स्वतंत्रता दी गई है। बच्चों देखिए, हम भले अलग अलग हैं पर हैं तो मनुष्य ही। ठीक है, हम सभी के रक्त का रंग क्या है, लाल है। इसीलिए बच्चों हम सभी को एक जैसा, हम सभी मनुष्यों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। हमारा जो किताब है जिसका नाम संविधान है, उस संविधान में भी लिखा हुआ है कि प्रत्येक मनुष्य को उसके धर्म का, उसके भाषा का, उसके संस्कृति का पालन करने की पूरी छूट है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे बच्चों किस प्रकार से हम सब सांस्कृतिक तौर पे विभिन्न हैं। ठीक है, मतलब सांस्कृतिक विभिन्नता। चलिए देखते हैं क्या है ये। देखिए, संस्कृति एवं शांति के विकास के मार्ग में सांस्कृतिक विविधता एक नवीन नैतिक सिद्धांत है। बच्चों, अगर आप संस्कृति और शांति के विकास की बात करते हो तो यहाँ पे जो हमारी सांस्कृतिक विविधता है, ये एक नई चीज है यहाँ पे। ठीक है, मानव निर्मित पर्यावरण में संस्कृत भी सम्मिलित है। हमारे पर्यावरण में जो हम मनुष्य ने बनाया है उसमें हमारा संस्कृत भी आता है। ठीक है, एक संस्कृति आती है, सॉरी। एक समाज की संस्कृति का अर्थ पहले तो क्या होता है हम ये समझते हैं। इसका मतलब ये होता है बच्चों, किसी भी समाज की जो सिद्धांत होते हैं, रीति रिवाज होते हैं या कला होते हैं, यही सब मिलके किसी भी समाज की संस्कृति को बनाते हैं। ठीक है, एक देश की संस्कृति में इसके रीति रिवाज, धर्म, संगीत एवं नृत्य सम्मिलित होते हैं। ठीक है, किसी एक देश की अपनी खुद की एक संस्कृति होती है, उसमें कई सारे रीति रिवाज मिले होते हैं, कई सारे धर्म होते हैं, संगीत अलग अलग तरीके का होता है, नृत्य भी अलग अलग होता है। ठीक है, लोगों के भोजन की आदतें, उनके द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार, उनकी कला और शिल्प भी संस्कृति का ही हमारा भाग होता है। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या लिखा है यहाँ पे। 50 वर्षों से अधिक समय से जब से यूनेस्को अस्तित्व में आई है, तब से सांस्कृतिक विविधता यूनेस्को के विषयों का केंद्र रही है। बच्चों देखिए, 50 साल पहले जब यूनेस्को हमारा बनाया गया था, तब से यूनेस्को के अंतर्गत हमारे बहुत सारे सांस्कृतिक विविधता क्या हो गए हैं, यूनेस्को के पढ़ने वाले विषयों में से एक है। ठीक है, 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद से सांस्कृतिक विविधता पर यूनेस्को की सर्वव्यापी घोषणा को 191 सदस्य राज्यों ने अपनाया। ठीक है, 11 सितंबर 2001 को ऐसा क्या हुआ था कि यूनेस्को ने जो चीज डिक्लेयर किया उसको सारे के सारे 191 सदस्यों ने बिना किसी आपत्ति के अपना लिया। वैसे आई होप आप सब लोगों को ये चीज पता होगा कि 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ था। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया गया था, जिसको ओसामा बिन लादेन ने करवाया था। ठीक है, जहां पे 2 एरोप्लेन सीधे आके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर घुस गए थे। ठीक है, आप लोगों को ये याद होगा, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, ये अमेरिका में हुआ था, न्यूयॉर्क में। ठीक है,
चलिए, इसके बाद बच्चों देखिए, यह यूनेस्को द्वारा 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्थापित नैतिकता का नवीन कानून है। पहली बार अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस सुदृढ़ विश्वास से उपलब्ध कराया गया कि सांस्कृतिक विविधता एवं पारस्परिक सद्भाव ही विकास व शांति का निश्चित सुखद मार्ग है। तो यूनेस्को ने ऐसी क्या चीज घोषणा की थी? यूनेस्को ने कहा था कि हम सारे देशों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, तो ही हम आगे चल के संपन्न हो पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक सांस्कृतिक स्रोत कहलाने वाले विवादों का प्रारंभिक समय रहा है। तो बच्चों, जो हमारे 20वीं शताब्दी है ना, उसका जो अंतिम दशक था वो हमारे सांस्कृतिक स्रोत, बच्चों देखिए कोई भी चीज आती है तो उसका विवाद भी आते हैं। ठीक है, तो उसी में इन विवादों का वो प्रारंभिक समय आपका माना जाता है। ठीक है, नई शताब्दी का प्रारंभ लोगों द्वारा एक दूसरे के प्रति महसूस किए जाने वाले अविश्वास को खत्म करने में सफल नहीं रहा। जो नया शताब्दी था, मतलब जो 21वीं हमारी शताब्दी थी, वो ना जो लोग एक दूसरे के प्रति आपका अविश्वास महसूस कर रहे थे, उसे वो खत्म करने में पूरे तरीके से कामयाब नहीं हो पाया। ठीक है, सांस्कृतिक विविधता एक तथ्य है। देखिए, सांस्कृतिक विविधता क्या बच्चों? ये तथ्य है। जब तक आप इसे नहीं मानोगे तब तक आप इसको हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, विश्व में लगभग 6000 समुदाय हैं एवं उनकी उतनी ही उत्कृष्ट भाषाएं हैं। बच्चों देखिए, हमारे पूरे विश्व में कितनी समुदाय हैं? 6000 समुदाय। अगर इतनी समुदाय है तो मतलब ये क्या है? उनकी भाषाएं भी अलग अलग होंगी। ठीक है, ऐसे अंतर प्राकृतिक रूप से ही मूल्य, विश्वासों, संस्कारों एवं प्रदर्शन की विविधता को जन्म देते हैं। तो बच्चों, यही सारे जो आपके गैपिंग्स है ना, ये सभी किसको पैदा करते हैं? मूल्यों, विश्वासों, संस्कारों एवं प्रदर्शन की विविधता को ये जन्म देते हैं। ठीक है, देखिए, सभी समान आदर एवं मान मर्यादा का अधिकार रखते हैं। पर बच्चों, हम अंत में तो मनुष्य हैं, हम सभी लोगों को समान आदर और मान मर्यादा का अधिकार है। ठीक है, सांस्कृतिक विविधता हमारे दैनिक जीवन की वास्तुकला है। अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, हमारे दैनिक जीवन की वास्तुकला कौन सी है? तो वो है हमारी सांस्कृतिक विविधता। अंतरराष्ट्रीय देशांतरण की दर में प्रतिवर्ष तीव्र वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ है बच्चों? देखिए, अंतरराष्ट्रीय देशांतरण विवरण 2002 के अनुसार, कौन कौन से विवरण थे देखिए, तो 2002 के अनुसार, ये 2002 के अनुसार है। ठीक है, इसमें क्या था बच्चों? 1970 से अब तक प्रवासियों की संख्या दोगुनी हुई है। क्या हुआ है? 1970 से लेकर प्रवासी जितने हैं उनकी संख्या दोगुनी तौर पर बढ़ी है। ठीक है, फिर क्या हुआ है देखिए, लगभग 175 मिलियन लोग उनके जन्म स्थान के देश से बाहर बस गए हैं। ठीक है, तो देखिए यही हुआ है कि लगभग 175 मिलियन लोगों ने अपने जन्म स्थान को छोड़ के किसी और स्थान को, किसी और देश को अपना लिया है। ठीक है, विकसित क्षेत्रों में 10 में से एक व्यक्ति प्रवासी है। अगर आप विकसित क्षेत्रों की बात करते हैं जो अत्यधिक विकसित है, इसमें रहने वाले हर 10 मनुष्यों में से एक मनुष्य प्रवासी है। ठीक है, अधिकांश प्रवासी सुदूर स्थित देशों से आ रहे हैं, और ये कहां से आते हैं? जो उन देशों से जो बहुत दूर हैं। ठीक है, यद्यपि देशांतरण के कारण, तो देशांतरण के कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं कि लोग अपने देश को, अपने शहर को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं? बच्चों, वो कारण है आपके आर्थिक, राजनीतिक या आपकी निजी इच्छा भी हो सकती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे वहां रहना है। ठीक है, भिन्न, परंतु एक पहलू निश्चित है कि हम वृद्धि करते हुए एक विषम समाज में रहते हैं। तो बच्चों, इससे क्या हो रहा है? एक विषम समाज ही तो उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है वो हमारे मूल अधिकारों के प्रति भी हमारे सम्मान को दर्शाती है। तो कैसे दर्शाती है? देखिए, संस्कृति बच्चों क्या है? एक समाज या एक सामाजिक समूह की विशेषताओं का ये संकलन करता है। ठीक है, इसमें बच्चों कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसमें हमारा कला, साहित्य, जीवन शैली तथा हम जब साथ में रहते हैं ना, वो सारे तौर तरीके, सामाजिक मूल्य, परंपराएं और विश्वास, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, संस्कृति का सम्मान और संरक्षण करना बच्चों, ये हम मानवों की ही जिम्मेदारी है और ये हमारा अधिकार भी है। ठीक है, देखिए, सामाजिक विभिन्नता अगर आप देखोगे तो ये हमारी बहुत सारी मूलभूत स्वतंत्रताओं का भी आदर करती है, जैसे कि विचारों की स्वतंत्रता, धर्म एवं विवेक की स्वतंत्रता और अपनी पसंद की किसी भी संस्कृति में हिस्सा लेने की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, सांस्कृतिक विविधता हमारी सामूहिक शक्ति है। सही बात है बच्चों, सांस्कृतिक जो आपकी विविधता है यही तो हमारी सामाजिक शक्ति है। सही मायनों में कैसे है देख लीजिए। देखिए, स्थायी विकास पर जोहानिसबर्ग घोषणा पत्र जो कि 2002 में हुआ था, स्वीकार इसको किया गया था। तो इसके अंतर्गत क्या, इस घोषणा पत्र में क्या ऐसी चीजें स्वीकार की गई थी? तो ये स्वीकार किया गया था कि हमारी चाहे संस्कृति कितनी भी अलग हो, कितनी भी अनोखी क्यों ना हो, ठीक है, वही हमारी
शक्ति है और इसका उपयोग हम लोग सही तरीके से करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों देखिए, सांस्कृतिक विविधता वास्तव में एक प्राकृतिक तथ्य नहीं है। पहली बात तो ये प्राकृतिक तथ्य तो है नहीं, ये मानवों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसीलिए हमें इसका आदर और सम्मान करना चाहिए। इसमें हमारा ज्ञान, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा की विविधता के बारे में भी बताया जाता है। ठीक है, लोगों के जीवन में धर्म, अब बच्चों हम देखेंगे कि हम मनुष्यों के जीवन में धर्म का क्या महत्व है। देख लीजिए, देखिए अगर आप विश्व के अधिकांश जनसंख्या के बारे में बात करते हो तो अधिकांश जनसंख्या जो है ना वो किसी एक विशेष धर्म की अनुयायी होती है, मतलब एक किसी विशेष धर्म का पालन करती है और धर्म उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा भी निभाता है। ठीक है, कभी कभी बच्चों ये भी होता है कि हमारा धर्म हमें ये बताता है कि हमें क्या खाना है, हमें कहाँ रहना है, हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, हमें किसके साथ शादी करनी है, या फिर हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए जो हमारा जो समान धार्मिक प्रयोजन है, ठीक है, उसी समान धार्मिक प्रयोजन से प्रेरित होकर विश्वासपूर्ण विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों उदाहरण आप ले सकते हो, जो बौद्ध भिक्षु हैं। ठीक है, बौद्ध भिक्षु अपने सिर के बालों को पूर्ण तरीके से कटवा देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा जो बौद्ध भिक्षु होते हैं ये अपने सर के बाल पूरे तरीके से कटवा देते हैं। वहीं पे बच्चों जो सिख लोग होते हैं वो कभी भी अपने बाल नहीं कटवाते, वो पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को बच्चों तेज संगीत सुनना एवं नृत्य के साथ पूजा अर्चना करना अच्छा लगता है, तो कुछ लोगों को बिल्कुल शांति में बैठ के पूजा अर्चना करना अच्छा लगता है। वहीं कुछ धर्म में बच्चों ये भी बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात भी जीवन है। ठीक है, सभी धर्म बच्चों चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो एक ईश्वर में विश्वास करने वाले हो, चाहे वो एक से ज्यादा, देखिए बच्चों वो सारे धर्म हमें अच्छाई, दयालुता और समरसत्ता की क्या देते हैं, ये मैसेज हमें देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखिए बच्चों और क्या है इसमें, हम सभी मनुष्यों को बच्चों किसी भी एक धर्म का अनुसरण करने की स्वतंत्रता होती है। आप अपने हिसाब से कोई भी धर्म चुन सकते हो। पहली बात, हम जिस घर में पैदा होते हैं वो घर कौन से धर्म को वो घर कौन से धर्म का पालन करता है बच्चों, ये तो पहले से सुनिश्चित होता है। लेकिन बच्चों हम लोगों को ये भी सुविधा मिली है कि हम अपने धर्म को भी बदल सकते हैं। हम अपने हिसाब से हम जिस धर्म को मानना चाहते हैं उसको हम मान सकते हैं। ठीक है, आज के समय की अगर बात करते हैं बच्चों तो कौन कौन से हमारे पूरे विश्व पटल पे हमारे मुख्य धर्म है, वो है हमारे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म है। ठीक है, तो बच्चों देखिए इन सभी धर्मों में ना बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एक समान है। ठीक है, और इनकी रीति रिवाज भी कुछ अलग होते हैं तो कुछ एक जैसे होते हैं। ठीक है, त्योहारों पर इन सारे धर्म के लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भोजन खाते हैं, मेले में जाते हैं, गाने सुनते हैं और नृत्य करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े भी पहनते हैं। ठीक है, प्रार्थना करने के लिए बच्चों ये सारे धर्म समूह के लोग अलग अलग धर्म स्थानों पे जाते हैं। जैसे हिंदू लोग मंदिरों में जाते हैं, और जब ये मंदिरों में जाते हैं बच्चों तो इनकी मंदिरों में जाने को लेकर जब ये अपना कहते हैं ना वर्शिप करते हैं तो उनके वर्शिप को हम पूजा कहते हैं। ठीक है, हिंदू लोग क्या करते हैं, भगवान को मिठाई और पुष्प अर्पित करते हैं मंदिरों में जाके। ठीक है, और हिंदुओं की अगर मुख्य ग्रंथों की अगर आप बात करते हो तो वो भगवत गीता है। ठीक है, वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग आपके मस्जिद में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, मतलब वो नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, वो नमाज पढ़ते हैं बच्चों, और उनका जो पवित्र ग्रंथ है उनका नाम है कुरान। ठीक है, वो एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। मुस्लिम महिलाएं जो होती हैं वो घर पे ही रहती हैं, घर पे ही नमाज अदा करती हैं। साथ ही साथ बच्चों जो हमारे सिख लोग होते हैं वो गुरुद्वारे में जाके प्रार्थना करते हैं, और सिखों के पवित्र ग्रंथ का नाम है आपका गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, सिख लोग बच्चों भजन गाते हैं, वो सुनते हैं, जिसका नाम गुरबानी है। ठीक है, ईसाई धर्म के लोग चर्च में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, वो ईसा मसीह, वो मदर मैरी को पूछते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों ईसाई लोगों का जो धार्मिक ग्रंथ है, जो पवित्र ग्रंथ है, उनका नाम है बाइबल। ठीक है, ये सारे जितने भी धर्म अभी हमने पढ़े ना, ये हमें यही सिखाते हैं कि हमें अच्छाई का पालन करना है, सही रास्ते पे चलना है। ठीक है, अब वैश्वीकरण, इस जो ये अर्थ है ना वैश्वीकरण, ये जो शब्द है इसका क्या अर्थ है देखिए। देखिए बच्चों जब 20वीं शताब्दी आपकी शुरू होती है, अब 20वीं शताब्दी के दौरान हमारे संचार और यातायात की तकनीक में बहुत ज्यादा प्रगति होती है, और इस प्रगति होने के साथ ही साथ हमारी भौगोलिक सीमाएं हम लांघ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास संचार के बहुत सारे माध्यम है। अब बच्चों देखिए हम लोग विश्व में हम लोग इस स्तर पे पहुंच चुके हैं कि कोई भी जो स्थानीय घटना हो अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर अपने प्रभाव छोड़े बिना वो क्या कर सकती है, घटित नहीं हो सकती। मतलब बच्चों देखिए इस पूरे लाइन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बच्चों हमारे संचार के जो माध्यम है इतने ज्यादा प्रगति कर चुके हैं कि अगर कोई भी स्थानीय घटना घट रही है उसका असर अंतरराष्ट्रीय मंच पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
चलिए, वैश्वीकरण बच्चों क्या करता है, हमें सिर्फ और सिर्फ जानकारी और विचारों को विश्व स्तर पर परिसंचरण में वृद्धि करना ही नहीं सिखाता है बच्चों, ये हमें और भी बहुत सारी चीजें बताता है। जैसे आर्थिक रूप से अगर आप देखो तो ये धन संचरण, वैश्विक निवेश और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी ये क्या कर रहा है, हमारी वृद्धि कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों इसका परिणाम आज ये हुआ है कि सारे देश मिलकर एक विशाल बाजार का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों जितने भी क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हो रही हैं उसमें बच्चों राज्यों की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय गतिविधियां भी क्या हो रही है, बढ़ रही है आपकी। ठीक है, लेकिन एक चीज और है, क्या ये खतरे की घंटी है? ठीक है, क्या ये जो वैश्वीकरण है, क्या ये हम मनुष्यों के लिए एक अवसर है या फिर ये एक खतरे की घंटी है? क्या है, देख लेते हैं। देखिए बच्चों, जो ये हमारा वैश्वीकरण है ना ही ये सकारात्मक है पूर्ण रूप से और ना ही ये नकारात्मक है पूर्ण रूप से। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि आपका नजरिया क्या है, आपका दृष्टिकोण कैसा है। ठीक है, देखिए फिर भी अगर सामान्य रूप से देखोगे तो ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। चाहे अगर ये सकारात्मक होगा तब भी इसे चुनौतियां पार करनी है, अगर नकारात्मक है तब भी इसको चुनौतियां पार करनी है। ठीक है, वैश्वीकरण ने बच्चों आर्थिक रूप से जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं उनको बहुत ज्यादा क्या किया है, विश्व पटल पर प्रकाशित कर दिया है। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों देखिए, सांस्कृतिक विविधता के स्थान पर सांस्कृतिक विवाद ने जन्म ले लिया। कैसे विवाद ने जन्म ले लिया है? अब अंतरराष्ट्रीय पटल पे वो देश प्रकाशित हो गए हैं जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रांग है। ठीक है, और बाकी देशों का क्या? ठीक है, तो इसीलिए विवाद के रूप में आ गया है आपका। ठीक है, राज्य ने क्या किया है बच्चों, राज्य उनकी अपनी सीमाओं के आर पार विचारों, चित्रों एवं संसाधनों के संवहन का प्रबंध करने में अयोग्य हो साबित हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारा सांस्कृतिक विकास हमारा प्रभावित हो रहा है। ठीक है बच्चों, अगर आप शिक्षा की बात करें हम लोग तो देख लीजिए, शिक्षा, देखिए हमारी जो शिक्षा है ना बच्चों, शिक्षा के क्षेत्र में भी विभाजन की वजह से सांस्कृतिक विवाद, संसाधन, शक्तिशाली और समृद्ध लोगों का आधिपत्य स्थापित किया गया। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा क्या हो गया बच्चों, आप देख सकते हो कि सांस्कृतिक विवाद, संसाधन, शक्तिशाली और समृद्ध लोगों ने क्या किया, अपना एकाधिपत्य स्थापित कर लिया है। ठीक है, देखिए ये विश्व की जनसंख्या के आधे भाग की क्षमताओं और रुचि की परवाह नहीं करता है, ये इनके पास इतनी ज्यादा ताकत है नहीं, बाकी लोगों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, जिससे ये सांस्कृतिक एवं आर्थिक बहिष्कार क्या हो रहा है, बहिष्कार का खतरे में, ये लोग खतरे में आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने के लिए कुछ आंकड़े तय किए गए हैं, तो वो कौन कौन से आंकड़े हैं देख लीजिए। सबसे पहला आंकड़ा तो ये है बच्चों, देखिए विश्व में लगभग 6000 भाषाएं हैं एवं इन भाषाओं को बोलने वालों की संख्या इनके समान नहीं है। देखिए भले ही 6000 भाषाएं हैं पर ये जरूरी नहीं है कि इन सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग एक जैसे हो। ठीक है, विश्व की 97% जनसंख्या केवल 4% भाषाओं का प्रयोग करती है। देख लीजिए, ये रहा आपको विविधता दिख गया, असमानता है। विश्व की जो 96% जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत भाषा को बोलती है, सिर्फ 4%। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बच्चों देखिए दूसरा आपको क्या दिखेगा, विश्व की 50% जो भाषाएं है ना वो विलुप्त होने के कगार पे खड़ी हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमारे विश्व की 90% भाषाओं को इंटरनेट में प्रदर्शित ही नहीं किया जाता है। अगर आप इंटरनेट में टाइप करोगे ना भाषाओं के बारे में तो इंटरनेट ना आपको 19% भाषाओं की तो जानकारी ही नहीं देगा। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों विश्व पटल पे अगर आप देखोगे तो विश्व में सांस्कृतिक उद्योग व्यापार पर कुल 5 देशों का ही आधिपत्य रह गया है। ठीक है, वो कौन कौन से हमारे 5 देश हैं, अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, फ्रांस है और हमारा यूके है। तो पूरे वर्ल्ड को हमारे यही 5 देश मिलकर चलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हो चलचित्रों के क्षेत्र में 185 देशों में से 88 देशों में कभी भी उनके अपने चलचित्रों का उत्पादन ही नहीं हुआ। ठीक है, तो बच्चों देखिए इस पूरे अध्याय में हम लोगों ने यही पढ़ा है कि सांस्कृतिक विविधता तो है, हम एक तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं असमानता जन्म ले चुकी है और जिसका कारण क्या हो रहा है, आए दिन विवाद होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पूरे अध्याय में हम लोगों ने और क्या क्या पढ़ा है, एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में देख लीजिए। देखिए एक देश की जो संस्कृति होती है ना उसमें आपके रीति रिवाज, धर्म, संगीत और आपके क्या होता है, आपका नृत्य होता है। ठीक है, लोगों के भोजन का जो आदत होता है, उनके द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार, उनकी कला, शिल्पकारी, सब कुछ उनका हिस्सा होता है संस्कृति का। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद से सांस्कृतिक विविधता पर यूनेस्को की सर्वव्यापी घोषणा
को 191 सदस्यों ने क्या किया था, बिना किसी हिचक के स्वीकार किया था। साथ ही साथ बच्चों अंतरराष्ट्रीय देशांतरण की दर प्रतिवर्ष शीघ्रता से क्या हो रही है, बढ़ रही है। लोग अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों में बस रहे हैं, लोग अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर जा रहे हैं। संस्कृति का सम्मान व संरक्षण मानव अधिकारों का ही विषय रह गया है। इसके अलावा बच्चों हमने ये भी पढ़ा है कि विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या है वो अपने जीवन में धर्म को एक विशेष महत्व देती है, ठीक है। साथ ही साथ पूजा करने के लिए हम सभी धर्म के लोग अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, पर हमारे ईश्वर एक ही है, ठीक है। ईसाइयों का जो पवित्र ग्रंथ है वो बाइबल है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। अब आप सभी लोगों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है और आपको इसका अभ्यास कार्य पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने कि हमारे एक्सपर्ट ने हमें भारत की विविधता के बारे में समझाया। किस तरीके से अगर हम बात करें लैंड्स की, हम बात करें प्लांट्स की, हम बात करें एनिमल्स की, या फिर खान पान की बात क्यों ना हो, हमारे भारत में हम बात करें सीजन्स की, तो हर एक डाइवर्सिटी हमारे भारत में पाई जाती है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये चैप्टर पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत मजा आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।